तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो है क्लास 12 वालों की। एक नया चैप्टर शुरू होगा जो क्लास है, ठीक है। अगर मैं क्लास की बात कर लेता हूँ तो ये जो क्लास है आपका वो 12 का क्लास है और बायोलॉजी से है, ठीक है। कहाँ से है? बायोलॉजी से है। जो चैप्टर है आपका यानी कि जो अध्याय है आपका, ठीक है, अध्याय आपका कौन सा है? तो दूसरा अध्याय है, ठीक है। आपको टोटली NCERT बेसिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगे उसको भी बताया जाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि मानव जनन। क्या है? मानव जनन। ये चैप्टर का नाम है, मैंने आपको बता दिया है। ये किसका नाम है? चैप्टर का नाम है। चैप्टर कौन सा है? ये दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है क्लास किस वालों के लिए? 12 वालों के लिए। बोर्ड कौन सा होगा? तो वो होगा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है। ये जो है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों वालों को देख करते हुए बनाया गया है, ठीक है, बनाया जाएगा ये पूरी वीडियो, ठीक है। और ये पार्ट आपका कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये पार्ट आपका होगा 1, यानी कि पहला भाग होगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके जो है लगभग कवर करेंगे, लगभग ये 7-8 वीडियो तक जाएगा, ठीक है, पूरा ये चैप्टर, ठीक है। चलिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताते चलूँगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँ कि ऐ हवा तू उधर तो जाती होगी, ऐ हवा तू उधर तो जाती होगी, उनको मेरा हाल तो बताती होगी, जरा पूछ कर बता, जरा पूछ कर बता, क्या उनकी भी याद मेरी आती होगी, क्या उनकी भी याद मेरी आती होगी। तो आइए मेरे रसगुल्लों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, किसकी बात कर लेते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी? जनन की। किसकी बात कर लें? जनन की। तो सिंपल भाषा में मैं आपको अगर समझाऊं जनन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अपने समान संतानों को उत्पन्न करना, ठीक है। अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में कौन सा जनन होता है। अगर हम मनुष्य में जनन की बात करें, किसकी बात करें? मनुष्य में जनन की बात करें, तो इसमें जो जनन होता है वो होता है सेक्सुअल। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं मेरे शेरों? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है। मनुष्य में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मनुष्य में, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें 2 चीज़ें पाई जाएंगी। कितनी चीज़ें पाई जाएंगी मेरे शेरों? 2 चीज़ें होंगी। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इसमें नर होगा और एक मादा होगा। यानी अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिसेक्सुअल की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये इसमें क्या होंगे? मेल, ठीक है, और क्या होंगे? फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, इसलिए हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कह सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं?
यूनी सेक्सुअल कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें नर अलग हो और मादा अलग हो, उसे बोलते हैं एक लिंगी। ठीक है, कितनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आइए देखते हैं कि नर और मादा में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे नर और मादा में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर और मादा के बारे में। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि एक होता है मेल। क्या होता है? मेल। दूसरा होता है फीमेल। क्या होता है? फीमेल। अगर हम मेल की बात करें तो इसको बोलते हैं पुरुष भी कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं स्त्री। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं नर, और इसे हम कह सकते हैं मादा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, जो अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो मेल में नर जननांग होता है। क्या होता है? मेल में नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। और फीमेल में, ठीक है, मादा जननांग होता है। मादा जननांग होता है। क्लियर हो गया? नर जननांग और मादा जननांग। अब सुनिए, नर जननांग की बात अगर मैं करूं तो नर जननांग जो होता है उसमें क्या होगा? ठीक है, मैटोटिक होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होगा? मैटोटिक, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा। और उसके बाद इसमें भी माइटोटिक होगा, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या होगा? अर्धसूत्री। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा, यानी कि जाइगोट बनेगा। अब इसमें क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? आगे चलते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये होते कहाँ हैं? नर युग्मक के बाद क्या बनेगा इसमें ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मेल गैमेट इसमें क्या होगा और फीमेल गैमेट क्या होगा? तो मेल गैमेट इसमें होगा स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म, जिसको बोलेंगे शुक्राणु। क्या बोलेंगे? शुक्राणु। और इसमें क्या चीज होगा? ओवम, जिसको बोलेंगे अंडाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब इन दोनों का संयोजन होता है, यानी जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। उसके बाद भ्रूण बनता है। क्या बनता है? उसके बाद भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? उसके बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर इतनी प्रक्रिया हो गई। अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर जब भी ये प्रक्रिया होगी, जब शुक्राणु होंगे, ठीक है, तो ये जब स्पर्म बनाएंगे, यानी कि गैमेट में और शुक्राणु के बीच में कौन सा जनन होगा, जिसको बोलेंगे शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन के बाद जो है ये प्रक्रिया होंगी, यानी इसमें कौन सा जनन होगा? शुक्र जनन। कौन सी प्रक्रिया? शुक्र जनन। शुक्र जनन के बाद जो है इसमें शुक्राणु जो है बन जाते हैं। इसके बाद
शुक्राणु जो है शुक्रजनन के बाद चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, आगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है अंड जनन, ओजेंसिस, अंड जनन। क्या होता है, अंड जनन होता है, ठीक है। इतना मैंने बताया आपको। इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। क्या कहते हैं, वीर्य सेचन, यानी कि वीर्य को निकालना, सेचन कहलाता, ठीक है। जब इधर दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, ये वीर्य सेचन की प्रक्रिया कहलाएगा। अच्छा, ये ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, जब विभाजित होता है तब बनेगा, यानी कि विभाजित होकर के क्या बनता है ये, ठीक है। जाइगोट क्या होगा, विभाजित होगा। जब जाइगोट विभाजित होगा तब ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। आप समझिएगा, ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं, तो माता के गर्भ में चिपक जाता है, ये अवस्था जो होती है इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ये वो अवस्था है जब वो जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, जो जाइगोट होगा, वो जाकर क्या करेगा, जो मादा होगी तो मादा के गर्भाशय में, कहाँ पर, मादा के गर्भाशय में चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब समझिएगा एक चीज़, पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है, महिला में भी 46 होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि यहाँ तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, नर जननांग में भी, इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा इसमें आएगा, यानी कि 23 इसमें आ जाएगा और 23 इसमें भी आ जाएगा। जब ये 23 और ये 23 आपस में जब मिलेंगे, जब ये दोनों 23 आपस में मिलेंगे तो कितने बनेंगे, यानी कि 23 + 23, तो बनेगा तुम्हारा टोटल कितना, 46। तो 46 तुम्हारा किस में आ जाएगा, जाइगोट में। 46 किस में आ जाएगा, जाइगोट में। यानी कि जो अगली पीढ़ी इसकी आएगी उसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अगर उससे कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं तो वो बीमारी का एक रूप होता है, वो एक क्या होता है, बीमारी का रूप माना जाता है। चलिए अब आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि कहते हैं ना भैया, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में हमारा दिया कैसे जल रहा है, तूफानों में हमारा दिया कैसे जल रहा है। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलें, फिर देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर सबसे पहले चीज़ तो कि ये जो प्रक्रियाएं सब होती हैं, जितनी प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, इन सब की प्रक्रियाएं, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 3 चरण में सब प्रक्रियाएं समापन होती हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा होता है निषेचन, तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना। तो इनमें 3 घटनाएं होती है। तो इन 3 घटनाओं के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पूरी वीडियो को पूरी जो है टॉपिक को क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं। पहली जो घटना है वो है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के पहले की जो घटना है उसकी बात करते हैं। निषेचन के पहले की घटना की बात करते हैं। तो निषेचन की जो पहली घटना होती है, अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पहला चीज़ क्या आएगा, वो आएगा युग्मनज, ठीक है, जिसको बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। क्या आएगा, युग्मक जनन। दूसरा चीज़ क्या आएगा, दूसरा बोलते हैं
युग्मक स्थानांतरण, क्या बोलेंगे? युग्मक स्थानांतरण, क्या बोलते हैं? युग्मक स्थानांतरण। अगर हम बात करें युग्मक जनन की तो इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं? गैमेटो, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक स्थानांतरण को बोलते हैं, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर, क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? उसके बाद जो आएगा इसमें निषेचन आएगा। कौन सा आएगा? निषेचन, ठीक है। अब यह निषेचन होगा जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, 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 ठीक है। क्या होगा? निषेचन होगा। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी? तो उसके बाद जो प्रक्रिया आपकी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे भ्रूणीय परिवर्धन। क्या बोलेंगे उसे हम? भ्रूणीय परिवर्धन। इसको मैं रख करूँ उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन। अगर हम भ्रूणीय परिवर्धन की बात करें जिसको बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हो गया। उसके बाद जो आपका आएगा जिसको बोलते हैं गर्भावस्था या फिर गर्भावधि, क्या बोलेंगे? गर्भावधि, ठीक है। गर्भावधि को बोलते हैं, ठीक है, गैस्टिनेशन, ठीक है, पीरियड, गैस्टिनेशन पीरियड। उसके बाद क्या आएगा? प्रसव की प्रक्रिया आएगी। कौन सी प्रक्रिया? प्रसव, यानी कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया आएगी जिसको बोलेंगे चाइल्ड बर्थ। क्या बोलेंगे? चाइल्ड बर्थ बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। इतने हेडिंग्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, जो कि पढ़ना क्या है? निषेचन पूर्व घटना, ये सब भी इसमें आ जाता है। उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण पढ़ना है, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आगे मैं अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको पहले रफ करते हैं इधर वाला, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, ये रहा, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। ये शुरुआती है, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आती होंगी, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मज़ेदार हर एक चीज़ होने वाली है इसमें। अब एक चीज़ समझो, इसमें लिख लेना, नोट्स करके लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे? नोट। नोट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले चीज़ कि 9 महीने का समय पूरा होने का, जिसको बोलते हैं, नोट ना लिखो, हेडिंग डाल लेना डायरेक्ट। प्रसव अवस्था किसे कहते हैं? देखो हम लिख देते हैं, प्रसव किसे कहते हैं? तो 9 महीने का समय, 9 महीने का समय पूरा होने पर बच्चे का जन्म होता है, जिसे प्रसव कहते हैं। सिंपल भाषा में आप इसे कैसे कह सकते हैं? अर्थात, यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात शिशु के जन्म का समय, अर्थात
शिशु के जन्म का समय, शिशु के जन्म का समय। मनुष्य जो होता भैया ये जरायुज और सजीव परजक प्राणी होता है। मनुष्य कैसा प्राणी है तो आगे लिख लीजिएगा इसमें, मनुष्य जो होता है ये कैसा प्राणी होता है तो जरायुज है और जरायुज प्राणी और है सजीव प्रजक प्राणी, दोनों माना जाता है। ठीक है, सजीव परजक प्राणी और यहाँ पे जरायुज प्राणी दोनों माना जाता है। कौन? मनुष्य माना जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप अगला हेडिंग डालेंगे लैंगिक द्विरूपता। क्या हेडिंग डालेंगे? लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता में आप लिखेंगे लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, लैंगिक द्विरूपता। अगर हम लैंगिक द्विरूपता की बात करें, सेक्सुअल, ठीक है, डाई एमिगोलिम, एमिगोलिन, ठीक है। अगर हम द्विरूपता की बात करें, लैंगिक द्विरूपता की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसके बारे में, लैंगिक द्विरूपता के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो सेम, द्विरूपता का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें दो तरीके से होती हैं, मतलब द्विरूप उसके निकाय थे। जैसे मानव में लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन का क्या मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं अगली पीढ़ी में वो अपने माता पिता से थोड़ा क्या होते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं। मतलब हल्का फुल्का भिन्न होंगे, ध्यान रखिएगा। वो पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं? एकदम हूबहू नहीं हो सकते। अगर हूबहू होंगे तो वो अलैंगिक जनन होगा। अगर वो थोड़ा भिन्न होते हैं अपने जनक से, जनक मतलब माता पिता, अगर अपने जनक से थोड़ा भिन्न होते तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, लैंगिक जनन बोलेंगे उसमें। ठीक है, तो मनुष्य थोड़ा बहुत भिन्न ही होता है, एकदम रूप एकदम हूबहू होता भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब वो दूसरी कैटेगरी में माना है कि अलैंगिक जनन उसमें माना जाएगा। अब देखिए, मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी होता है। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य होता है, कौन होता है? मनुष्य। अगर हम मनुष्य की बात करें तो ये कैसा प्राणी है? लैंगिक जनन करने वाला। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ह्यूमन की। ठीक है, ये ठीक है क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। कौन सा काम करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला प्राणी होता है। कौन सा? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ये प्राणी होता है। तो मनुष्य में नर पुरुष तथा मादा स्त्री प्राणी होती है। यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था कि नर जो होता है वो अलग होता है और मादा क्या होता है? वो अलग होता है। मतलब इसमें नर और मादा जो होते हैं, आगे मैं बात कर लेता हूँ कि जो नर होता है वो पुरुष हो जाएगा और जो मादा होगा वो स्त्री आपकी मानी जाती है। ये प्राणी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में नर जननांग तथा मादा में मादा जननांग पाया जाता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पुरुषों में पुरुष जननांग और मादा में मादा जननांग। मतलब ये जो पुरुष नर होगा भैया, नर में, ठीक है, नर जननांग मैंने जैसे कि बताया था, जननांग और मादा में मादा जननांग होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, होंगे। आगे ये आप लिख भी सकते हैं हेडिंग डाल करके, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले आपको समझा ही दिया है। अब उसके बाद ठीक है, जननांग पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिसेक्सुअल होता है।
मनुष्य जो होता है वो कैसा प्राणी है, तो मैंने आपको बताया कि ये यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। कैसा है? एक लिंगी प्राणी माना जाता है। कौन? मनुष्य को। किसको? मनुष्य को एक लिंगी प्राणी माना जाता है। आगे लिखेंगे, मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत युग्मनज, ठीक है, युग्मक जनन, जब उसमें जनन होता है, मनुष्यों में जब जनन होगा तो रिप्रोडक्शन के बाद, यानी कि जनन के बाद, किसके बाद? जनन के बाद जो होगा उसमें जो है घटनाएं कुछ उत्पन्न होती हैं। और वो घटना क्या होता है? तो जो घटना होता है भैया ना, जो घटनाएं होती हैं उसके बाद क्या बनता है? युग्मक जनन बनता है। क्या बनता है? युग्मक जनन बनता है। क्या बनता है? युग्मक जनन बनता है, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन अर्थात युग्मक का बनना पुरुषों में नर तथा मादा शुक्राणु का निर्माण, मादा में अंडाणु का निर्माण, यानी कि इसमें जो नर जनन होता, युग्मक जनन जो होता है, इसमें जो युग्मक बनता है, क्या बनता है? युग्मक जो बनता है एक नर में बनेगा और एक मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। तो नर में कौन सा होगा? शुक्राणु होगा, और इसमें मादा में अंडाणु होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आगे आप क्या लिखेंगे? आगे आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात इनके गैमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। मतलब इनके जो युग्मक होंगे वो कैसे होंगे? आगुणित होंगे। तो यहाँ मादा युग्मक ये कैसा होगा? यन होगा, और ये भी कैसा होगा? नर युग्मक यन होगा। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, जिसको बोलते हैं आगुणित। क्या बोलते हैं? आगुणित। तो दोनों क्या होते हैं? आगुणित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों आगुणित होते हैं। जब दोनों आपस में मिलते तो क्या बन जाते हैं? ये द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि इनमें, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के बाद, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान स्त्री जननपथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण हो जाता है। कहाँ जाता है? ये जो शुक्राणु है ना भैया, कौन है? शुक्राणु। अगर हम शुक्राणु की बात करें तो ये शुक्राणु जो होते हैं, अगर हम बात करें तो जब क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके दौरान स्त्री के जनन पथ में, कहाँ पर? स्त्री के जनन पथ में, कहाँ पर? जनन पथ में क्या होंगे? शुक्राणु जो है छोड़ दिए जाते हैं। इसके में क्या छोड़े जाते हैं? शुक्राणु जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। स्त्री के जनन पथ में शुक्राणु जो है इंजेक्ट, यानी कि उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु को स्त्री जनन पथ में छोड़ने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ओवम, यानी कि अंडाणु और स्पर्म, शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है, निषेचित होंगे। निषेचन के बाद जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे? उसको, ठीक है, उसको बोलेंगे डिप्लॉइड जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि कैसा होगा? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, नर, यानी कि अगर बात कर लेते हैं शुक्राणु, किसकी बात कर लेते हैं? शुक्राणु के। शुक्राणु प्लस अंडाणु जब मिलते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनता है जाइगोट। वो भी कैसा बनेगा? जाइगोट। जाइगोट जो होगा वो 2n होगा, यानी कैसा होगा? डिप्लॉइड।
डिप्लॉइड होगा, जिसको बोलेंगे द्विगुणित। क्या बोलेंगे? द्विगुणित। वो कैसा बनेगा? जाइगोट द्विगुणित बनता है। द्विगुणित उसका निर्माण जब हो जाता है तो इसका आकार क्या होता है? गर्भाशय की दीवार पर जाकर के चिपक जाता है। तो ये जाइगोट क्या होगा? ये जाइगोट जा करके कहाँ चिपकेगा? गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा। कहाँ चिपकेगा? तो गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपकेगा। किसकी दीवार से? गर्भाशय की। ठीक है। जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा, ठीक है, जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट होता है तो आकार जो होता है गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाते हैं। ठीक है। इसे अंतःरोपण कहते हैं। मतलब मनुष्य में यदि पूछा जाएगा मनुष्य में कौन सा जनन होता है तो याद रखिएगा कि इनमें आंतरिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? आंतरिक जनन, जिसे हम कहते हैं अंतःरोपण। क्या कहते हैं? अंतःरोपण। ठीक है। तो अंतःरोपण कहते हैं। इसके पश्चात शिशु का जन्म यानी कि प्रसव की घटना घटित होती है। अंतःरोपण के बाद शिशु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शिशु का जन्म होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़? प्रसव बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। जब जन्म हो जाएगा, जब ये घटना घटेगी तो मनुष्य शिशु को जन्म देता है तो इसे जरायुज अथवा सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। जो मनुष्य होता है ये शिशु को अगर जन्म देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जरायुज प्राणी कहेंगे या जो सजीव प्रजक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? जरायुज या फिर सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको इतना बता दिया। उसके बाद मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से होता है। क्या होता है? जब मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट हो जाती है तो ये बाद में चल करके क्या होता है? एक स्पष्टीकरण कर देता है लैंगिक द्विरूपता आगे चल के, जिसको हम बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट है, यानी कि मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता की बात करेंगे अगर हम। ठीक है। तो मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता, ठीक है, अगर हम मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता जो होता है ना मेरे भैया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मनुष्य जो नर होता है, नर कौन होता है? नर। नर में दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। ठीक है। क्या आ जाते हैं? दाढ़ी आ जाता है। क्या आ जाता है? दाढ़ी। ठीक है। क्या आ जाता है? दाढ़ी, मूछे, दाढ़ी मूछे का आना, किसमें? नर। ठीक है। नर में क्या क्या आ जाते हैं? दाढ़ी आ जाते हैं, मूछे आ जाते हैं, तो ये नर, जैसे मेरे को आप देख रहे हैं। ठीक है। अब आगे उसके बाद मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। जो मादा होती है भैया ना, मादा में
स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है। मतलब जिसको आप छाती बोलते हो, यानी कि चेस्ट बोलते हो, ठीक है। तो छाती क्या होती है, वो उनमें क्या होता है, मतलब फूलने लगता है, जिसको बोलते हैं उसका विकास होने लगता है चेस्ट का, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि पुरुषों में आवाज़ का भारी होना, मतलब जो नर होता है, नर की आवाज़ का, ठीक है, भारी होना मतलब फटाहा बाँस की तरह होना। कैसा होना, कौवक तरह होना, ठीक है। आवाज़ का भारी होना, ठीक है। आवाज़ कैसा होता है, भारी, यानी कि फटाहा बाँस की तरह आवाज़ निकलती है, ठीक है, कौवक तरह आवाज़ निकलेगी नर की। अब देखते हैं जो स्त्री होगी, ठीक है, स्त्री की आवाज़ भैया कोयल की तरह, कैसे, कोयल की तरह, यानी कि मधुर होती है, ठीक है। कैसे होती है, मधुर होती है। वो अलग बात है, किसी किसी के तो फटा बाँस की तरह होती है, ठीक है। हम बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे मैं बात कर लेता हूँ, स्त्रियों के शरीर पर बाल का कम होना। मतलब जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों के शरीर पर, कहाँ पर, शरीर पर बाल कम उगते हैं, कम उगते हैं या फिर कम होते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने इतना आपको बताया गौर लैंगिक जनन के बारे में। और सुनो, स्त्रियों में, ठीक है, एमसी का स्राव होने लगता है, ठीक है। और पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु का भी स्राव होने लगता है, लेकिन निश्चित समय आने पर वो शुक्राणु का स्राव करते हैं, वो निरंतर नहीं होता है, ठीक है। मैंने इतना बताया। अब उसके बाद हम इसके क्या करते हैं, स्त्री के जनन अंग के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो कि हर एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी लेना है, बहुत ज़रूरी है। और वो स्त्रियों के लिए भी ज़रूरी है, नहीं कि वो बालिकाओं के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी भी है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो यही जानता हूँ कि पढ़ना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए हम आप यहीं पे छोड़ते हैं। मादा जनन तंत्र, मादा जनन अंग, ये नए वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।